आज इस संडे लाइव में एक बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करेंगे। क्या सब हजरात तैयार हैं? बोलो बोलो, आवाज कम। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो हस्बे मामूल हम चाहेंगे कि कोई एक नए जो भी हमारे जो बैठे यहाँ पे हाजरीन नाजरीन, उनमें के औलाद या वो खुद कुरान की खिदमत करे। कोई भी अगर वो नहीं करते तो मोहम्मद बुदा भाई माइक पकड़ लेंगे। कौन करेंगे आज की कुरान की तिलावत? बताइए जल्दी, कौन तैयार हैं? किसी का बच्चा, किसी की बच्ची अगर वो कुरान की तिलावत कर दे तो बड़ा अच्छा रहेगा। जी बताएं कौन है, कौन तैयार है? चलिए फिर स्टार्ट कर दे मोहम्मद बुदा भाई, आप ही बिस्मिल्लाह। जी एडमिन हजरात देखें कोई है कि तैयार कुरान की तिलावत शुरू करें। माशाल्लाह गालिबन 4 मिनट में 100 पार्टिसिपेंट्स हैं, कोई भी तैयार नहीं है। जी कौन करेंगे? जी हम तैयार। जी इरफान भाई या इमरान भाई हैं शायद। इमरान भाई जी बिस्मिल्लाह करो इमरान। आपका माइक म्यूट है शायद, चालू करें। म्यूट है, शुरू करें बिस्मिल्लाह। ओके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيम। बहुत खूब माशाल्लाह, आपने इस संडे लाइव में कुरान की तिलावत शुरू की। अल्लाह ताला आपके हर एक दर्जात को बुलंद फरमाए और अल्लाह ताला आपको और अच्छी से अच्छी दुनिया की और आखिरत की दोनों जहां की कामयाबी नसीब अता फरमाए। तो जैसे कि आप तमाम हमारे हाजरीन काफी इंटरेस्टेड होंगे कि भाई आज के दौर में ट्रेडिंग की दुनिया में कुछ नए तरीके के ट्रेडिंग चल रही है। शायद काफी सालों से चल रही थी, आज शायद ये उरूज पे है। कई सारे जगहों पे आपको शायद एसएमएस भी आते होंगे, पॉपअप्स भी आते होंगे मोबाइल में, फलाना बिटकॉइन फलानी क्रिप्टो करेंसी अच्छा भाग रही है, इतने रिटर्न्स दे दिए है, उतने रिटर्न्स दे दिए। तो मैं चाह रहा था कि हमारे एकेडमी, क्योंकि एक ऐसा इदारा है जहां पे हम इल्म के हर एक मौजू को टच करते हैं, एटलीस्ट हमारे टीचर हजरात उसकी रिसर्च करते हैं। माशाल्लाह अल्लाह ने हमारे एकेडमी के साथ इतने बेहतरीन टीचर्स को जोड़ दिया है कि हम वहां पे मशवरा करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, 2-4 टीचर हजरात उसकी रिसर्च करते हैं और बेहतरीन प्रेजेंटेशन के साथ आपके सामने आ जाते हैं। और साथ साथ में देखते हैं कि अगर और कोई भी चीज आती है, डेवलपमेंट होता है, तो उसको हम कवर करने की भरपूर कोशिश करते हैं। अल्लाह का बड़ा इम्तिहानी हम पर करम और एहसान हुआ कि हमारी जो जो टीचरों की जोड़, आप ही में से टीचर्स बन के आते हैं, आप ही में से इंटेलेक्चुअल्स हमारे साथ जुड़ते हैं। ये कोई बड़ी मेरी अपनी इंडिविजुअल कोई कामयाबी नहीं है, ये कामयाबी आपकी है, क्योंकि आप इसके साथ जुड़े, आप अपने नॉलेज को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो और वो नॉलेज आपका शेयर करना हजारों लोगों के लिए फायदा हो रहा है। सही गाइडेंस मिल रही है, इसकी टेक्निकल गाइडेंस भी मिल रही है और शरिया गाइडेंस भी मिल रही है। इसीलिए आज आपने स्पीकर्स में 2 नाम देखे होंगे। एक है मंसूरी भाई जो हमारे माशाल्लाह चैट जीपीटी एक्सपर्ट भी हैं, बेहतरीन अंदाजे से आप लोगों को चैट जीपीटी का A to Z सिखाया। उन्होंने इसके अंदर काफी सारा रिसर्च किया। साथ साथ में काफी हमारे टीचर्स दूसरे भी हैं, हमजा भाई हैं, जुनेद भाई हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो इस एक टॉपिक पे काफी रिसर्च करते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं। और साथ साथ मुफ्ती नूर साहब हैं। आखिरी में इसके शरिया के क्या बोलते हैं गाइडेंस बताएंगे, इसके अंदर क्या शरिया का वो है कि हमको क्या बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी करना है नहीं करना है, वो मौजू पे वो बात करेंगे। और उसके आखिरी में आप लोग जरूर अपने जो भी डाउट्स होंगे पूछें।
जैसे कि अभी अपने मंसूरी भाई अपना स्क्रीन शेयर करेंगे, उससे पहले मैं खुद कुछ चीज बताना चाह रहा हूँ। क्या मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? बताइए। जी डॉक्टर साहब, तो मैं सेशन में आने से पहले बस कुछ गूगल मारा, देखा कि कॉइन्स कब से बने हैं, कौन से जमाने से कॉइन्स का एरा स्टार्ट हुआ है। इस एक किताब मेरे नजर में आई, उसका नाम ही कॉइन एनसाइक्लोपीडिया, एक बहुत ही बेहतरीन किताब है। एनसाइक्लोपीडिया जिसको हम कहते हैं, हर एक शोबे का एक एनसाइक्लोपीडिया होता है। कॉइन्स में भी एक है जो करीब 1170 पर 1200 पन्ने की किताब है। इस किताब में उसने ये जो भी इसका जो ऑथर है, इसका नाम है प्रोफेसर जॉन एस डाई। इसने उस जमाने से कलेक्शन किया है कि मालूमात कि ये देखिए किताब ही कितनी पुरानी है कि यहाँ पे इसकी जब किताब के में कुछ पहले पन्ने पढ़ा तो ये बता रहा है कि 650 बीसी यानी उससे पहले, यानी इसको बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। जैसे कि आप लोग हम 2025 में हैं, तो यानी आप सोचो इसके अगर आप इस पे 650 साल मिला लेंगे तो गालिबन 2700 साल पहले ही किसका इस्तेमाल करती थी भाई पब्लिक दुनिया में? बताओ। क्रिप्टो सिक्कों का इस्तेमाल करती थी, कॉइन्स का इस्तेमाल करती थी जी। अब वो कॉइन्स को अगर आप देखते जाएंगे तो अगर मैं एटलीस्ट हमारे बचपन में देखता हूँ तो मेरे पास 5 पैसे के भी कॉइन मैंने देखे हैं, और मेरे से बुजुर्गों को देखेंगे तो हो सकता है 1 पैसे या 2 पैसे के भी कॉइन देखे होंगे। उससे पहले अगर देखेंगे तो अलग टाइप के कॉइन्स होंगे, इंडिया के कॉइन्स अलग, अमेरिका के कॉइन्स अलग, इजिप्ट के कॉइन्स अलग। तो ये एक बहुत बड़ी वास्ट है जी। गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, ब्रॉन्ज कॉइन, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर कॉइन्स के बारे में स्टडी करना है उसको कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। एक साइंस है जिसका नाम है ये न्यूमिस्मैटिक्स। ये है स्टडी ऑफ कॉइन्स। अगर आप लोग समझ रहे हैं क्या है न्यूमिस्मैटिक्स, सेशन के बाद गूगल करो, ये एक बहुत बड़ी साइंस है। और हम आज के मौजू पे वापस आते हैं। आज हमारे मंसूरी भाई बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाए हैं जिसका नाम है बिटकॉइन, और मैंने टॉपिक का नाम दिया है हिस्टोग्राम। तो हम अपने इक्विटी स्टॉक्स पे लगाते हैं क्या? एंड ऑफ द सेशन आपको मालूम होना चाहिए क्या क्रिप्टो पे हिस्टोग्राम लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। तो ये सस्पेंस रहेगा, मुफ्ती नूर साहब क्लियरेंगे जब तक आप बेसिक के और टेक्निकल की पूरी भरपूर जानकारी हमारे अजीज टीचर मंसूरी भाई से। जी मंसूरी भाई, वेलकम। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब और ये तमाम एकेडमी का कि इतना मोहब्बत से सब आए और सब सुन रहे हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तैयार है सब? जी जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाह। स्क्रीन दिखाई दे रही है? क्लियर है? जी क्लियर है। क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। ब्लर है, ब्लर अभी नहीं दिख रही। नहीं दिख रही। नहीं दिख रही है स्क्रीन। क्लियर है, मेरी भी क्लियर है। इसका अंदाजा लगा चुका हूं। मंसूरी भाई आप 5 मिनट या 8 मिनट सेशन कंटिन्यू करें। मैंने पोल को छोड़ा है। अल्लाह करे कि अगर 80% 75% पोल हो जाता है आपके हक में तो आप स्क्रीन कंटिन्यू करेंगे और ना मैं कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। बट आप अपनी वॉइस, आप अपना जो क्या बोलते हैं जोश 1% भी नहीं कम करना है। उसी जोश से, उसी टैलेंट के साथ आप पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। चलिए आप कंटिन्यू करें। जी, ये जैसे डॉक्टर साहब का संडे लव एक उनके लिए छोटी सी थीम तैयार की थी, वेलकम टू संडे लव विद डॉक्टर नईम। ये नेक्स्ट स्लाइड जो आज का टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी इनसाइड एंड शरिया, यानी क्रिप्टो करेंसी का एक डिटेल कि भाई ये क्या है, कैसे काम करती है। इससे पहले लेकिन अपने को जानना जरूरी है कि भाई पैसा क्या है। तो इसका एक छोटा सा सफर है बार्टर से बिटकॉइन, यहाँ से चलेंगे। इसके साथ एक दो दोस्त रहेंगे साथ में, एक का नाम रहेगा फैसल और एक का असलम। एक आर्टिफिशियल कैरेक्टर है, उसको यूज करेंगे एग्जाम्पल को समझने के लिए। यहाँ तक क्लियर है सर? डॉक्टर साहब आवाज क्लियर? स्क्रीन जी जी नहीं, मैं आपसे इजाजत लूंगा, स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ अपने। जी जी मंसूरी भाई जी, आप अपना जी, स्क्रीन जी। स्टॉप कर दें।
ओके, आज आप लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, फिर भी मैं आपके प्रेजेंटेशन की और आपकी मेहनत की अगर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं तो भी कहीं से भी उसकी कमी नहीं रहेगी। पूरा का पूरा मटेरियल आपका है, आपने शुरू किया है, और मैं चाह रहा हूं कि अब मेरी स्क्रीन क्या सबको नजर आ रही है? जी डॉक्टर साहब हाँ क्लियर आ है। रही है जी डॉक्टर अब आप साहब शुरू नजर आ रही है। जी, मंसूर भाई, आप शुरू करें, क्या बताना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाह और एक बार पढ़ जी लें। जी बिस्मिल्लाह। ये जैसे एक थीम बनाई थी डॉक्टर साहब के लिए, वेलकम टू संडे लाइव विद डॉक्टर नईम, जैसे हमारा हर संडे का मामूल रहता है, उसके लिए ये छोटी सी थीम पसंद है सबको? जी बहुत अच्छा, जी बिल्कुल है। बहुत अच्छा, चलिए माशाल्लाह। चलिए आगे चलते हैं। जो आज का एक टॉपिक है उसका एक छोटा सी इंट्रोडक्शन वाला, कि क्रिप्टो करेंसी शरिया और उसका कैसा मतलब किस तरह काम करेगी और शरिया रूलिंग क्या है। इस पे मुफ्ती नूर साहब हमारे साथ रहेंगे, वो गाइडेंस दे देंगे इसके रिलेटेड। आगे चलते हैं। क्रिप्टो को समझने से पहले ये समझना कि भाई पैसा है क्या, ये कहाँ से चला, किस तरह। इसके लिए इसका नाम दिया है बार्टर से बिटकॉइन तक, पैसे की कहानी। इसके अंदर दो अपने साथ दोस्त रहेंगे, एक फैसल और एक असलम। ये एक आर्टिफिशियल कैरेक्टर है जो एग्जाम्पल समझाने के लिए काम आएंगे। तो नीचे आप लेफ्ट साइड पे देख रहे होंगे, जैसे ये डिस्क्लेमर हमारा कि भाई ये जो सेशन है सिर्फ एजुकेशनल व्यू के लिए है, इसमें कोई किसी किस्म का स्टॉक या करेंसी का रिकमेंडेशन नहीं है, और ये जो भी सारा मटेरियल है जो हमें मिला है फ्रीली भी रिसोर्स से, और एजुकेट करना है लोगों के लिए बस। तो कोई बताए कि पैसा क्या है? नीचे से कोई बताएगा पैसा क्या चीज है? अब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मीडियम पार्टिसिपेट करें। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और वैल्यू और सम इंट्रिंसिक वैल्यू। और इससे एक्चुअली हर चीज को एक्सचेंज किया जाता है। मनी इज एक्सचेंज अगेंस्ट एनीथिंग। सो मतलब जमीन हो या मतलब गंदम हो या सोना हो या चांदी हो, इन सबको एक्सचेंज किया जाता है। तो हर एक के लिए एक मकदार तय होती है, वो उसका कीमत होता है जो पैसों में दिया जाता है। जी, तो बिल्कुल सही। तो यानी इसका मेन मनी की जो तीन खासियत क्या है, एक तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी क्या ट्रेड करने का एक आसान तरीका। यानी आपने बाजार में गए, 50 रुपया दिया और आलू ले लिए, इसको बोलिए हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद इसका होता है स्टोर वैल्यू, यानी अगर आप इसको पैसे को फिर स्टोर करके रखो ना, तो कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी तो उसकी वैल्यू हो। और इस तीसरा है यूनिट ऑफ अकाउंट, यानी ये चीज़ों को मेजर करने के एक स्केल है। यानी भाई अगर मार्केट में गए पूछा कि आलू कितने का है, तो बोलेगा 1 किलो आलू 50 रुपए का। तो यानी ये इसकी यूनिट को मेजर करता है। यानी मनी की तीन खासियत क्या है, एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, उसकी कुछ स्टोर करने पे वैल्यू है, और यूनिट ऑफ अकाउंट यानी उसको हम नाप सकते हैं। तो ये भाई पैसा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बिना पैसे के ट्रेड करना मुश्किल है। तो एक लाइन अपना सिंपल, नो मनी नो हनी। आगे चलेंगे डॉक्टर साहब। तो बहुत जबरदस्त है मंसूरी भाई, पीपीटी शुरू में जी मजा आ गया। जज़ाकल्लाह। अभी सबसे पहले पैसे का जो सिस्टम चला वो चला बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम किसी को पता है? कोई बताएगा? जी, बार्टर सिस्टम मतलब आपके पास जो कुछ है वो मैं ले लूंगा, और मेरे पास जो कुछ सामान है वो मैं आपको दे दूंगा। जैसे कि मैं एक किसान हूँ, मैं गंदम की काश्त करता हूँ, आप जो है किसी और चीज की, बाजरा की काश्त करते हैं। मुझे जितना बाजरा चाहिए मैं वो ले लूंगा, उसके एवज में मैं आपको उतना गंदम दे दूंगा। इसको चलो बोलते हैं बार्टर सिस्टम। चलो परफेक्ट। यानी ये सिंपल है, यानी जो मेरे पास है मैंने जिसकी ज़रूरत है वो दे दिया, और उसके अगेंस्ट मुझे चाहिए वो एक्सचेंज कर लिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम क्या था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ड, यानी एक दूसरे की ज़रूरत उस चीज़ से पूरी होनी चाहिए। यानी इसमें समझो एक दोस्त है फैसल, उसको अगर कपड़े चाहिए लेकिन असलम को गेहूं और दाल चाहिए, तो ये डील होगी नहीं, क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत की चीज़ ही नहीं मिल रही है। तो इस वजह से ये सिस्टम वहाँ पे नहीं काम करा। इसके बाद हमें नेक्स्ट मनी के आना पड़ा। नहीं तो पहले यही सिस्टम चल रहा था कि चीज़ों के बदले चीज़ें एक्सचेंज हो रही थी, जिसको जो चीज़ चाहिए थी वो दे रहा था, उसके बदले अपनी ज़रूरत की चीज़ ले रहा था। इसमें एक इशू ऐसा था, इसमें हम उसकी वैल्यू नाप नहीं सकते थे कि भाई इसमें किसको कितना देना है।
कोई बड़ी चीज देते था तो उसको स्टोरेज का इशू आता था। तो ये सारी चीजें थी। तो पहला ये चला बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट स्लाइड डॉक्टर साहब। बार्टर के पास अगर चला तो जैसा अभी आ गया कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी यानी चीजों से ट्रेड करना। तो उसके लिए कुछ चीजें जैसे डिसाइड की, जैसे ये नमक, नमक को सफेद सोना उस टाइम पे बोला जाता था। फिर आपके जानवर आ गए, फिर चावल, वो मनी के तौर पे एक दूसरे से एक्सचेंज होने लगे। यानी उन्होंने चीजें डिसाइड कर दी कि भाई इसके भाई इतना नमक दे दो, इतनी उसके बदले इतनी चीज ले लो। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, जैसे अगर रोम में अगर कोई सोल्जर यानी फौजी कोई काम करता था, उसको सैलरी के बदले वहां पे नमक मिलता था। तो ये जो सैलरी वर्ड है वो सॉल्ट वर्ड है, वो वहां से आया, स्टार्टिंग वर्ड, यानी सैलरी स्टार्टिंग का सॉल्ट। ये क्लियर है? जी स्टार्टिंग बिल्कुल। सैलरी के वर्ड, सॉल्ट से सैलरी की स्टार्टिंग के 3 वर्ड बने। कमोडिटी आ गया, यानी पहले बार्टर चला, बार्टर फेल हो गया, नहीं चल पाया, उसके बदले हमने कमोडिटी पे आ गए। उसमें भी सेम इशू था, स्टोरेज का, चीजों का नापना करना। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब ये आ गए मेटेलिक कॉइन के ऊपर, चमकदार सिक्के, यानी जैसे गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, जैसे राजा महाराजा अपने टाइम पे अपने नीचे आप देखोगे तो लोगों के उसके ऊपर उसको स्टैम्पिंग करके लगा देते कि हम निशानी के हिसाब से। यानी ऐसा हो गया कि ये पोर्टेबल हो गए, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लगे। तो अब ये जो फैसल भाई थे वो 10 के सिक्के देख के स्मार्टफोन खरीदेंगे। यानी अब वो चावल गेहूं वो सब नहीं देंगे, वो 10 के सिक्के देके भी स्मार्टफोन लेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इशू है उसका वजन। यानी अगर 1 लाख रुपए का आईफोन लेना है तो अब उनको कितने 10 के सिक्के देने पड़ेंगे वो देखिए, और उसको कैरी करने में कितना इशू आएगा। तो ये चले मेटेलिक कॉइन का। नेक्स्ट स्लाइड पे डॉक्टर साहब। अब आ गया कागज का करिश्मा, यानी पेपर करेंसी पे हम आ गए। यानी नोट आ गई, आरबीआई ने नोट छाप दिया, उसके ऊपर लिख दिया कि मैं धारक को इतने पैसे देने का वादा करता हूँ, ये लाइट है, इजी टू कैरी है, ये कहाँ भी हम उठा कर लेके जा सकते हैं। अब ये जो फैसल था ना, उसकी जेब से उसके जो पैसे की पोटली होती है तो निकल के उसकी जेब में वॉलेट आ गया। यानी ये एक रिफॉर्म चला। यानी मैं बार्टर से चला, फिर कमोडिटी एक्सचेंज किया, जैसे जैसे जरूरत बढ़ लगती है कि रिफॉर्म्स होते गए अंदर, बार्टर से कमोडिटी, फिर करेंसी, फिर हम ये पेपर करेंसी पे आ गए। आगे चलिए डॉक्टर साहब। ये फिर आ गई बैंक्स, यानी अपने पास चेक बुक्स आ गई, कार्ड्स आ गए, ये और इजी टू कैरी हो गया। यानी इतना पैसा अगर मुझे 1 लाख रुपया कैरी करना है तो इतने बंडल कैरी नहीं करने, एक चेक बुक लिख दूंगा और चेक लिख दिया, बैंक से किसी ने जाके विड्रॉ कर दिया पैसा, या उसके अकाउंट में 3 दिन में ट्रांसफर हो गया। डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करके अपना पैसा निकाल दिया। तो ये जो फैसल था उसने तो सारी फ्लो देखा, जब से बचपन से उसने पैदा हुआ, बार्टन देखा, उसने हर चीज देखा। अब ये इस जमाने में आ गया तो उसने फ्लिपकार्ट से पहला ऑर्डर किया, लेकिन उसमें सबसे बड़ा इशू था ओटीपी का। यानी ट्रांजेक्शन करना है तो ओटीपी देना है, तो जैसे अभी ओटीपी के भी फ्रॉड चल रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा दिक्कत आ गया इसका। आगे चलते डॉक्टर साहब। ये अब आ गया यूपीआई, जैसे गूगल पे, फोन पे, यानी एक टैप के ऊपर आपका पेमेंट हो जाएगा। अब इसमें भी क्या हो रहा है, पैसा हमारा बैंक में ही है, लेकिन एक मीडियम के थ्रू, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उसको ट्रांजेक्शन करने लगे, जिसमें कार्ड हमारा पहले से स्टोर हो जाता है यूपीआई के अंदर, और वही कार्ड को मैपिंग करके हम लोग उसके सारे पेमेंट कर देते हैं। अब ये जो फैसला था, आहिस्ते आहिस्ते उसने इतना सीखा, अब उसने क्या किया, सबसे पहला किराने का बिल पेमेंट उसने अपना किया पेटीएम के थ्रू। खुश हो गया बेचारा। यहाँ तक क्लियर है? ये एक कहानी, एक फ्लो चला पूरा, ये तो सारा देखा रहेगा हमने, बार्टर सिस्टम तो देखा नहीं। फिर आ गई ये एक बला, बिटकॉइन। अब ये बिटकॉइन है क्या, इसको क्या बोलेंगे? बिटकॉइन जो है ना, इसको नाम दिया गया क्रिप्टो करेंसी का, यानी एक ये डिजिटल करेंसी, इसको आप छू नहीं सकते हो। यानी किसी ने अगर देखा होगा, एक नाम सुना होगा डिजिटल सिग्नेचर, यानी उसमें हमारी सिग्नेचर होती है लेकिन वो कोडेड फॉर्म में होती है। जैसे आपका आधार कार्ड निकालो, उसके ऊपर एक ग्रीन टिक लगा हुआ आएगा, उसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर, यानी किसी ने साइन किया लेकिन डिजिटली। वैसे ये बिटकॉइन है,
इसमें डिजिटली इनक्रिप्टेड हो गई है। ये बनी 2009 में। इसको एक सातोशी नाकामोटा, ये भी असली नाम नहीं है इस बंदे का, उसने इन्वेंट किया। इसने क्या किया, एक बिटकॉइन निकाला, एक लेजर बनाया, उसको आगे मैं बताऊंगा ब्लॉकचेन, उसमें अपनी ट्रांजैक्शन लिख दी और वहां से इसकी शुरुआत हुई। इसका सिंबल है बी, जैसे इधर बना हुआ है बिटकॉइन का बी। अब ये क्या है, बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज है, यानी इसके अंदर किसी का कोई बीच में कोई रोकथाम नहीं है, ना गवर्नमेंट का ना बैंक का। ये लोग जैसे इसने भाई साहब ने बना दिए, एक लेजर में उसका नाम लिख दिया जिसको ब्लॉकचेन बोलते हैं, और वहीं ट्रांजैक्शन सारी रिकॉर्ड होने लगी। अब ये जो फैसल था, अब ये जब उसने सुना तो उसको बिटकॉइन तो समझ में नहीं आया, बिटकॉइन को बिटकॉइन समझने लगा। अब ये जो बिटकॉइन है ना, काम करता है ब्लॉकचेन के ऊपर। ये आगे की साइड में आपको बताता हूँ मैं। ये चलता है ब्लॉकचेन पर। ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी का नाम है। अभी जैसे आधार कार्ड अगर मुझे मेरा करेक्ट करना है ना, तो अगर मैं कोई सेंटर पे जाऊं, तो सेंटर पे एक ऑथोराइज बंदा रहता है। वो क्या करेगा, मेरा आधार कार्ड का डेटा एक सेंट्रलाइज सर्वर से मंगवाएगा, वो उसको ऑथेंटिकेट करेगा और उसमें करेक्शंस करेगा मेरी। तो इसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये उस तरह है, लेकिन बिटकॉइन काम करता है ये ब्लॉकचेन पर। ब्लॉकचेन में क्या है, एक डिजिटल लेजर, यानी इसमें हिसाब किताब लिखा जाता है, इसमें डेटा सेव होता है, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज होता है, यानी जिसमें जैसे मेरा एक डेटा एक सेंट्रल सर्वर पे सेव है, इसमें एक सेंट्रल सर्वर नहीं होगा, यानी हर जगह ये स्टोर होगा। यानी अगर आज डेटा मेरा यहाँ है तो हर एक के सिस्टम में स्टोर हो जाएगा, और इसके डेटा को सेव करने के लिए किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता रहता है, यानी ये हिसाब किताब के जैसा होता है कि एक पासबुक का जैसे बताया, इसमें ट्रांजेक्शन फीड हो गया तो ये फिक्स हो गया, और ये किताब सबके साथ शेयर होती है, यानी ये सबके पास इसका ट्रांजेक्शन दिखेगा। अब इसको बिटकॉइन की साइट पे लॉगिन करो, जिसने ट्रांजेक्शन किया है ये सबको आपको दिख जाएगा। एक एग्जांपल, जैसे एक फैसल ने असलम को एक बिटकॉइन अगर भेजा, तो ये ट्रांजेक्शन एक ब्लॉक में रिकॉर्ड होगी। आपने ये पहले देखोगे बच्चों की बुक्स होती थी खाने वाली, एक ब्लॉक्स टाइप वाली, देखिए बुक्स, वो चेक रूट वाली, यानी ABCD हम लिखते थे वो बुक्स के अंदर। वैसे ही ये ब्लॉक्स के अंदर ये लिखते हैं, जैसे ABC, अगर A लिख दिया तो उसको डिलीट नहीं कर सकते, तो ये है ब्लॉक। और ये फिर एक चेन बनता जाएगा, यानी सारा ट्रेसिंग हो जाएगा, और ये ट्रांजेक्शन जो है ना हर एक वेरीफाई कर सकता है, लेकिन इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, यानी एक बार जो लिख दिया वो छप गया। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है, ये बिटकॉइन बनता कैसे। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे डॉक्टर साहब। ये है बिटकॉइन माइनिंग, यानी बिटकॉइन बनाने का तरीका। इसमें क्या होता है, बिटकॉइन के माइनिंग का मतलब न्यू बिटकॉइन को क्रिएट करना और ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करना। जो ये काम करते हैं उसको माइनर्स बोलते हैं, यानी बिटकॉइन की माइनिंग के काम करने वाले को माइनर्स बोलते हैं। इसमें पावरफुल कंप्यूटर, यानी सुपर हाई स्पीड के कंप्यूटर यूज होते हैं, जो कि इसको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मतलब ये तो सारा कोडेड फॉर्म में ही होता है, तो ये सारे कुछ उसके कोडिंग वर्ड है, उसको सॉल्व करने के बाद एक बिटकॉइन बोलता है। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ना, तो जिस माइनर्स ने ये जो उसने काम किया उसको रिवॉर्ड में मिलता है एक बिटकॉइन, कि भाई आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, आपको एक बिटकॉइन मिला। इसका एग्जांपल ले लो, जैसे फैसल और असलम में पिछली एक ट्रांजैक्शन की थी, इसमें माइनर उस ट्रांजैक्शन को है ना पहले वेरीफाई करेंगे और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, और जो सबसे पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा उसको 6.25 बिटकॉइन रिवॉर्ड मिलेगा। ये 2003 के डेटा के हिसाब से ये है रिवॉर्ड का। अभी तक यहाँ समझा किसी को कुछ डाउट, या फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ मैं। यहीं पे डाउट क्लियर करके आगे जाने में फायदा है, वरना फिर वो सर के ऊपर से चला जाएगा। माशाल्लाह आपने बहुत स्लोली और बेहतरीन तरीके से यहाँ तक लेके आए। जिन हजरात को यहाँ तक समझ में नहीं आया सवाल पूछ लो। जी अस्सलाम वालेकुम। ये माइनर्स सॉल्व क्या करते हैं? ये कॉम्प्लेक्स जैसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं ना हमारे, जैसे अभी ट्रांजैक्शन हुई, तो ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ, जैसे अपना तो काम नहीं है ये चीज का, ये लोग कुछ इनके रूल्स है, इसके सिस्टम के हिसाब से ना कुछ प्रॉब्लम बनती है, उसको सॉल्व करते हैं वो, मतलब कुछ कोडिंग्स इनकी है, तो ये उस हिसाब से उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और वेरीफाई कर देंगे ट्रांजैक्शन को, और रिवॉर्ड में उनको ये मिलता है। काफी अच्छा खासा इसमें पावर यूज होता है सिस्टम को ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए।
अच्छा, आपने यहाँ पे माइनर्स फैसल और असलम का नाम दिए हैं, और ये जी मतलब माइनर के वर्ड में दिमाग में वो जो कोल माइन, गोल्ड माइन में फावड़ा और जो जी हथियार यूज करते हो, यहाँ के आज के जमाने के जो क्रिप्टो कॉइन माइनर्स या बिटकॉइन माइनर्स वो कंप्यूटर्स यूज करते हैं, यानी एक जी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए। जी, यानी इसमें मेन काम है बिटकॉइन बना, उसके लिए ब्लॉकचेन यूज हुआ और उसमें काम करने वाले हो गए माइनर्स। इसमें दो ये कॉन्सेप्ट है, यानी माइनर्स काम करेंगे, बिटकॉइन रेडी करेंगे और वो ब्लॉकचेन में ऐड होते जाएगी वो। और ये सारा डिसेंट्रलाइज, यानी किसी के कंट्रोल में नहीं, ये चलता ही जाएगा। अगर एक सिस्टम फेल भी होता है तो दूसरा डेटा है। अगर हैकर अगर कोई एक सिस्टम हैक करना चाहे ना, एक सिस्टम से हैक नहीं होगा, उसको सब सिस्टम हैक करने पड़ेंगे। और ये ओपनली है। एक सवाल वालेकुम था, सलाम। ये प्रॉब्लम कौन बनाता है और क्यों बनाता है? जो प्रॉब्लम सॉल्व करना रहता है वो, क्या चीज? ये प्रॉब्लम कौन क्रिएट करता है? ये प्रॉब्लम पहले सोलो बनती कैसा है, ये जब ट्रांजैक्शन होता है ना, उस ट्रांजैक्शन को जैसे मैंने पहले बताया कि भाई फैसल ने असलम को ट्रांजैक्शन किया, वो ट्रांजैक्शन करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बन जाता है वहां पर। मतलब उस ट्रांजैक्शन होने के बाद वो वेरीफाई होगी। जैसे इसमें आप देखोगे ना, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ये चीज, जैसे ये काम ही उसी पे करता ही है। लेन देन का एक ट्रांजैक्शन है, जैसे बैंक्स के अंदर आप जाते हो ना, आरटीजीएस का ट्रांजैक्शन आप करते हो, आपने आरटीजीएस की स्लिप दी, तो वहां पे आरटीजीएस की स्लिप के बाद बैंक के लिए उसके मैनेजर के हाथ के नीचे का बंदा रहता है, वो जब तक वेरीफाई नहीं करेगा पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। ये वैसे ही है सिस्टम ये। अच्छा, नहीं तो वो ट्रांजैक्शन क्यों में पड़ी रहती है। वालेकुम सलाम। ये नाम जो है फैजल और असलम, ये लोग का कुछ अकाउंट ऐसे रहेगा ना, कैसे मालूम पड़ेगा वो कौन क्या कर रहा है? ये बिटकॉइन की साइट पे आप जाओगे ना, ये सारा ट्रांसपेरेंट दे रहता है, वहां मिल जाता है हर एक ट्रांजैक्शन को। इसमें बिटकॉइन के बदले बिटकॉइन खरीदा जाता है। तो जैसे ही साइड में आप जाओगे, आपकी करेंसी को कन्वर्ट करोगे वॉलेट में, तो वो बिटकॉइंस आपको मिल जाएंगे, फिर आप बिटकॉइन से बिटकॉइन खरीद सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, एक बिटकॉइन में कितने रुपए हो गए? क्या चीज? बिटकॉइन में एक, ये तो फ्रैक्शंस में भी चलता है बिटकॉइन, जैसे आप पूछ रहे हो ना, अक्खा बिटकॉइन की कीमत कुछ 24 लाख 25 लाख 30 लाख जाती है, लेकिन वो फ्रैक्शंस में भी सेल होता है वो। जैसे हमारे यहाँ पे एक कंपनी के शेयर हम एक खरीदते हैं, अगर आप अमेरिका में जाओ तो शेयर फ्रैक्शंस में भी सेल होते हैं वहाँ पे। वैसे ही ये बिटकॉइन पूरा अगर जिसको खरीदना है वो पूरा खरीदेगा, या तो फिर फ्रैक्शंस में सेल होगा। ये पहले करेंसी को यूएसडीटी करना पड़ेगा, यूएसडीटी एक स्टेबल कॉइन है, उससे बिटकॉइन खरीदने पड़ेगा। 90-95 लाख जी, 90-95 लाख इंडियन रुपीस रुपीस। वन बिटकॉइन इक्वल टू। जी जी हाँ, मतलब ये इसकी फ्लक्चुएशन बहुत होता है। जैसे अभी आप बता रहे हो 90 लाख है, कल जाके 25 लाख भी हो सकती है, इसमें फ्लक्चुएशन बहुत है ये। क्योंकि ये क्या है, ये जो बंदे का नाम पहले बताया, उसने फर्जी तौर पे नंबर्स लिख दिया। इसमें जो है ना, बड़े बड़े जो ब्लैक मनी जिसके लगे हुए हैं ना, सबका पैसा इसके अंदर है। अगर साइंसदानों का अगर ये अपन पूरा थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो इसके अंदर सिर्फ 1 to 2% ही जो ये है ट्रांजेक्शन के लिए यूज हो रहा है, बाकी सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। किसी ने कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट खरीदा है, जैसे अभी खरीदा शाम को बेच दिया है, या किसी ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये इस तरह का खेल है इसका, लोग बड़े बड़े लोगों ने इसमें पैसा लगा के रखा है। और ये जैसे माइनर्स ये बिटकॉइन बनाते हैं ना, इसमें टोटल अभी तक अपने 22,000 बिटकॉइंस है अगर आप जाके देखोगे तो, और उसमें से 9,124 अभी एक्टिव है बिटकॉइंस। अगर इसमें से कोई भी एक भी चला जाता है ना, आपका पैसा लेके पूरा चला जाएगा वो। ओके, तो आप आगे बढ़े, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने मंसूरी भाई और तमाम हजरात को बताऊं, एट द एंड इसकी डिटेल हमको बहुत टेक्निकल डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं मालूम होना वो भी जरूरी है, मतलब इतना क्या बोलते हैं, अनअवेयर नहीं रहना है। अब आपको इतना तो पता चल गया कि ये कुछ एक टेक्निकल, ये कंप्यूटर पे चलता है ना, हाथ में मिलता है ना, ये कोई फिजिकल फॉर्म में आपको मिलता है। हम अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें आगे चलकर एट द एंड हमको काम नहीं करना है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मंसूरी भाई से, इसको आगे बढ़े। जी जी, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं इसको। अभी इसका जैसे बताया रिस्क, बिटकॉइन में ना इसकी वैल्यू रोज बदलती है। अगर आज 30 लाख तो कल 25 लाख, यानी जुए की एक तरह की शक्ल है। ये फुल फ्लक्चुएशन में,
इसमें एक तो गवर्नमेंट का कंट्रोल भी नहीं है, यानी कोई पीछे जिम्मेदारी नहीं है इसमें, यानी फ्रॉड का रिस्क होता है। अगर हमारे पास 500 का नोट है, उसके ऊपर कम से कम लिखा तो है कि मैं धारक को इतने पैसे देने का वचन देता हूँ। कल आके अगर किसी ने नोटबंदी का अनाउंसमेंट कर दिया तो वो वैल्यू उसकी हो गई 0। तीसरा, ये खुद की क्रिप्टो करेंसी कोई भी जैसे बना सकते, जैसे मैंने बताया माइनर्स, वो कुछ कैलकुलेशंस करके खुद की क्रिप्टो करेंसी बना देंगे। आपने पैसा उसमें इन्वेस्ट किया और वो जैसे ही बंद करके देंगे आपका पैसा पूरा चला जाएगा। और ये पूरी जो क्रिप्टो करेंसी है ना, एक कंप्यूटर नेटवर्क से चलती है और वो उसकी पूरी मोहताज है। अगर ये सिस्टम बंद हो गया ना तो ये काम नहीं करेगी। तो सबसे पहला मनी का जो मैंने डेफिनेशन बताया वो एक बार कोई रिवाइज करेगा, मनी की डेफिनेशन क्या है, इसके बाद आगे का पूरा खेल है। जी पहली स्लाइड में जिसने मैंने बताया था, याद है किसी मैं पहली स्लाइड पे जाऊं मीडियम ऑफ करेंसी को जी पे आ गया, वापस पहली वाली स्लाइड पे आ गया। आम बंदा ही बनाता है तो क्रिप्टो को मीडियम ऑफ एक्सचेंज पहली स्टोरेज बात, ये मीडियम एक्सचेंज होना चाहिए, इसकी स्टोर वैल्यू होना चाहिए और इसको चीजों को मेजर करना चाहिए। ये है मनी की तारीफ। अभी मुफ्ती नूर साहब आपको इसकी शरिया गाइडलाइंस बताएंगे आगे। ओके, मुफ्ती साहब तो है कॉल आपके आप? जी जी, मुफ्ती नूर साहब हैं कॉल पे। माशाल्लाह, आपने पहली बात तो पूरी जो डिटेल बता दी, सफर अपने मनी का कहाँ से शुरू हुआ, बार्टर से शुरू किया, अपने कॉइन पे आए, नोट पे आए, बाद में और इस आज के दौर में क्रिप्टो ब्लॉकचेन कैसा चल रहा है, बिटकॉइन की क्या अपनी टेक्निकलिटी है, आपने उसमें बता दिया। अब डिटेल में हम जाएंगे। सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा हमारे बड़े मुतबर और बहुत ही पसंदीदा सभी साथियों के, यहाँ पे एकेडमी के मशहूर हमारे हजरत मुफ्ती नूर मोहम्मद खासमी साहब। जी नूर भाई आ जाइए। जी हजरत, एक मिनट। वालेकुम अस्सलाम। मैं पानी पी लूं जरा। सिर्फ हाँ, आपका गला सुखाने वाले हैं डॉक्टर हाँ साहब जी, बोला कि बहुत शॉर्ट होगा ये सेशन। अब यहाँ पे आपने मंसूरी भाई से एक सवाल पूछूंगा कि इसमें आपने पीपीटी में मेंशन नहीं किया है, अब इसमें क्या ट्रेडिंग करना है नहीं करना है? नहीं बोल्ड करना लेटर्स में लिखना था। है, इसीलिए तो बताया कि ये मनी की तारीफ क्या, पहले वो तो देख लीजिए। अगर वो मनी के डेफिनेशन में नहीं आता तो ये पैसा है ही नहीं। अगर कोई कल आके थम्सअप के ऊपर बिल्ला अगर उसको चपटा करके ले आएगा, बताएगा मनी है, तो कोई उसको मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। तो सिर्फ हमें जानना है कि भाई ये क्या चीज है। लोग क्रिप्टो करेंसी बोल रहे हैं लेकिन असल में करेंसी है ही नहीं, सिर्फ नाम दे दिया है उसे। इसको आप छू नहीं सकते हो, कुछ कर नहीं सकते, इसकी स्टोर वैल्यू नहीं है, कभी भी चेंज हो जाएगा। मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो लोग बोल रहे हैं कि भाई मैं करेंसी की जगह पे जमीन खरीद रहा हूँ, लेकिन ये किस तरह इसको आप मानोगे? ये जी, तो यहाँ पे अगर ये एक सवाल हमारे सिस्टर्स के ग्रुप में भी आया है कि जिससे मुझे भी लगा कि आप जैसे कह रहे हैं कि हम अपना जो मनी जो हमारे बैंक्स में रुपीस के फॉर्म में है या किसी और कंट्री में डॉलर के फॉर्म में या यूरो के या पाउंड के, वो लोग तो अपना मुल्क का पैसा देके एक बिटकॉइन खरीद रहे हैं। वो हो सकता है कि सेम बिटकॉइन को खरीदने वाला अलग अलग मुल्कों में बैठा है। अब आपने प्रेजेंटेशन में कहा कि बिटकॉइन के बदले बिटकॉइन खरीद सकते हैं, तो हम अपना पैसा वापस कैसे लेंगे इसमें? फिर जो भी होगा तो ये रिकन्वर्ट होता है। ये जैसे आप बताए डॉक्टर साहब, जैसे अभी मैं इंडिया में बैठा हूँ, INR से पैसा मैंने वॉलेट में डाला, वो उसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जैसे वॉलेट में बिटकॉइन के रूप में। अब मैंने बिटकॉइन खरीद लिया, अब जैसे मैं बिटकॉइन सेल करूंगा ना तो ये मेरे वॉलेट में फिर से आ जाएगा। वॉलेट को मुझे INR में कन्वर्ट करना है, तो ये पूरी प्रोसेस चलेगी है। अब इसमें ऐसा है कि टैक्सेशन भी गवर्नमेंट ने 30% सीधा लगा दिया है, यानी गैमलिंग का जो टैक्स रेट है हाईएस्ट लगा दिया। वो जो गैमलिंग के, जो क्रिकेट के, जो पत्तों के, या काफी सारे इंडिया में एप्लीकेशन आ रहे हैं, रम्मी, पता नहीं बहुत सारे, उसमें जो वैलेट पे जो पैसा जाता है वो रुपीस में जाता है और बाद में आप कॉइन्स खरीदते हो गेम खेलने के लिए। तो कॉइन्स जीत लेते हो तो वापस वो कॉइन्स को आप अपने वैलेट में करेंसी रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सेम यही लग रहा है, बिटकॉइन आपका रुपीस में खरीदे, वापस आपने बिटकॉइन को रुपीस में वैलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं जी। और इनकम टैक्स में गवर्नमेंट ने डॉक्टर साहब हर एक ट्रांजैक्शन का रिपोर्ट मांगा है इसका, कि आपने जो खरीदा है हर एक की रिपोर्ट हमें दो। पूरा सेक्शन ही अलग बना दिया इन्होंने। बहुत बढ़िया। तो चले फिर नूर साहब से सवाल पूछते हैं। नूर भाई अगर आप फारिग हैं तो वेलकम। जी जी। तो आप अपने पहले सवाल लेने से पहले आप अपनी तरफ से इसको क्या समझे, जैसे टॉपिक आपको लग रहा है इस्लाम और बिटकॉइन
इस मौजू पे आप अपना इल्म बांटे पहले, उसके बाद सवाल। जी जी, मैं पूरा समझा देता हूँ इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम दोस्तों, अभी हमारे जुबैर भाई ने आपको पूरी क्रिप्टो करेंसी की हकीकत बता दी और उसकी जो नौइयत तरीक़ाकार है वो भी लगभग पूरा बता दिया है। अब हमें देखना है कि जायज़ है या नहीं। असल में क्या है कि ये चीज़ इतनी आम हो गई है कि हर आदमी के मुंह पर जो थोड़ी बहुत भी इंटरनेट की शुद्ध-बुद्ध रखता है और ऑनलाइन कामकाज की जो शुद्ध-बुद्ध थोड़ी बहुत भी रखता है, तो उसकी ज़ुबान पर क्रिप्टो करेंसी का लफ्ज़ ज़रूर है। और शुरू में जब ये क्रिप्टो करेंसी आई थी, उस टाइम जिन्होंने इन्वेस्ट किया तो लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए कमाए भी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। तो जाहिर सी बात है कि इंसान होने की हैसियत से हम लोगों को ये चीज़ें दिखती है कि फलाने आदमी ने इतने पैसे कमा लिए बिटकॉइन में। तो इसको लेकर ना बहुत सारे हजरात के जुबान पर क्रिप्टो करेंसी का मामला रहता ही है। अब हम समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जायज़ है या नहीं। सबसे बड़ा मसला क्या है, जायज़ या नाजायज़ का। हमारे लिए पैसा मायने नहीं रखता है। मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं कि मालदार बनना हमारे इख्तियार में है ही नहीं। इंसान कितनी भी मेहनत कर ले, कुछ भी कर ले, अगर मेहनत ही पर पूरा दारोमदार होता या अक्लमंदी पर मालदारी का दारोमदार होता, तो जाहिर सी बात है कि दुनिया के अंदर जितने अक्लमंद है ना, वो पूरा माल अपने कब्जे में ले लेते, गरीब आदमी भूखा मर जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, ना ही मेहनत से इसका ताल्लुक है, वरना मजदूर हम्माल जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, रिक्शा चलाने वाले, वो बहुत मालदार होते। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। हमें तो सिर्फ असबाब इख्तियार करना है, जिन असबाब का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है और जिसकी इजाज़त और जहाँ तक की हमें गुंजाइश दी है वो इख्तियार करना है, और जिन कामों से मना कर दिया है उससे हमें रुकना है। पैसा देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है और किसी की नहीं। अब है ना, हम चलते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि हमारे पास एक बिजनेस ऑफ लॉ, पूरा रूल्स ऑफ बिजनेस है। इस्लाम के अंदर ना हमारी हर तरफ से रहनुमाई की गई है, हर चीज़ में हमें हमारी रहबरी की गई है। तो हमारे पास पूरे बिजनेस के लॉ, तौर तरीके, किस तरीके से काम करना है, कैसे नहीं करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ों के रूल्स हमारे पास मौजूद है। अगर हम उसके एतबार से काम करेंगे तो हमें फलाह मिलेगी, कामयाबी मिलेगी और हमारा नुकसान नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला चूंकि दुनिया के अंदर हर चीज़ को बनाने वाला है, हर चीज़ को जानने वाला है, तो उसने उन चीज़ों के अंदर गुंजाइश रखी जो इंसान और एक इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद होती है, और हर उस काम को मना कर दिया है जिससे इंसान को या इंसानियत को नुकसान पहुंचता हो। तो देखिए, हमें कोई भी काम को करने से पहले ना ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो बिजनेस के उसूल हैं, इस्लामिक लॉ है जो बिजनेस का, वो जायज़ बोलता है या नहीं। तो अब हम देखते हैं कि इस्लामिक एतबार से जो बिजनेस के अंदर डीलिंग के लिए और किसी भी चीज़ के खरीदो फरोख्त के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उसको हम समझेंगे तो क्रिप्टो करेंसी को समझना आसान होगा। देखिए, किसी भी चीज़ के करने के लिए ना दो चीज़ें होना, या तो माल हो या वो समन हो। माल का मतलब जिसको शरीयत ने माल माना हो। भाई, माल तो ये है कि लोग आजकल शराब को भी माल मान रहे हैं, बेचते हैं, उसका कारोबार करते हैं। बहता हुआ खून जो है उसको भी लोग बेच रहे हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन शरीयत उसको माल नहीं मानती। एज अ मुस्लिम हम उसी चीज की खरीदो फरोख्त और कारोबार कर सकते हैं जिसको शरीयत ने माल माना हो। जिस चीजों को शरीयत ने माल नहीं माना, यानी कि उसको है ना ट्रेडेबल नहीं माना है, उसकी कारोबार जिसका नहीं हो सकता, तो उसको माल भी शुमार नहीं करती शरीयत, तो उसका काम भी नहीं कर सकते। जैसे शराब है, शराब को शरीयत माल नहीं मानती। खून जो है उसको शरीयत माल नहीं मानती। इसी तरीके से जो नापाक चीजें हैं, शरीयत उसको माल नहीं मानती, तो उसकी कारोबार जो है वो भी सही नहीं है। तो कारोबार के लिए नंबर एक चीज होना माल, जिस चीज को बेचा जाए। नंबर दो, समन होना। समन का मतलब शरीयत ने समन माना है सोना चांदी को, ठीक है। सोना चांदी हो, और या फिर सोना चांदी के मुकाबले में कोई चीज अगर रखी जाए तो वो हो, यानी कि जिसको उर्फी समन आप कह सकते हैं। एक तो होता है समन सोना चांदी, ये असल जो है ना, जो रकम जिसको हम कहते हैं नकदी, वो तो असल सोना चांदी है। और उर्फी जो समन आजकल हो गया है वो है हमारी करेंसी, ठीक है। तो किसी भी काम के लिए ना दो चीज होना जरूरी है, या तो माल हो, ठीक है, या उर्फ में
जो समन चलता हो वो हो। अब यहाँ पे कारोबार के लिए या तो माल के बदले में माल हो कि किसी ने गेहूं के बदले में गेहूं ले लिया, सॉरी किसी ने गेहूं के बदले में तेल ले लिया, तेल के बदले में किसी ने गाड़ी खरीद ली, गाड़ी के बदले में किसी ने कपड़े खरीद लिए। ठीक है, या तो माल के बदले में माल हो या फिर माल के बदले में समन हो, यानी कि सोना चांदी दे के कुछ उसने अपना गल्ला खरीद लिया, सोना चांदी दे के गाड़ी खरीद ली, या सोना चांदी के मुकाबले में जो चीज चल रही है जिसको करेंसी कहा जाता है वो हो। ठीक है, तो किसी भी कारोबार के सही होने के लिए, किसी भी लेन देन और बिजनेस के सही होने के लिए या तो माल हो या फिर समन हो, इन दो चीजों का होना जरूरी है। इसमें से एक भी चीज अगर नहीं पाई गई तो शरीयत फिर उसको कहेगी कि ये चीजें सही नहीं है, इंसानियत के लिए इसमें नुकसान है। ठीक है, अब हम आते हैं क्रिप्टो करेंसी की तरफ। तो देखिए, ये जो करेंसी है ना, इसका नाम जरूर करेंसी है, असल में जो रुपया पैसा आप जो देख रहे हैं ये असलन माल है ही नहीं। अगर आप इसकी हकीकत देखने जाए तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा हुआ है जिसपे प्रिंट किया हुआ है, बस, और कोई इसकी हैसियत नहीं है। लेकिन चूंकि इसके पीछे और इसके मुकाबले में क्या है, सोना चांदी होता है। इसकी असल जो है ना वो सोना चांदी है, और इसके पीछे पूरी एक जिम्मेदार हुकूमत खड़ी होती है, हुकूमत की पूरी जिम्मेदारी होती है। और बल्कि किसी भी मुल्क के नफा नुकसान को उसकी करेंसी के एतबार से देखा जाता है। अगर किसी मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा, अगर वहाँ की चीजों की रेट, वहाँ की चीजों में गिरावट आ गई है या वहाँ की इकोनॉमी बहुत खराब हो गई है तो उसका पूरा असर करेंसी पर पड़ता है। तो करेंसी एक तरीके से पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करती है, इकोनॉमी की नुमाइंदगी करती है, उसके पीछे सोना चांदी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तब शरीयत ने इसको समन माना, वरना ये सिर्फ कागज का टुकड़ा है। असल समन तो सोना चांदी है, लेकिन ये उसके मुकाबले में रखा गया है आसानी और सहूलत के लिए, इसलिए यहाँ पर क्या है, इसको भी समनियत का दर्जा मिल गया। तो आज हम एक डॉलर खरीद रहे हैं और उसके रेट बढ़ने पर उसको बेच देते हैं, तो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है जिसको फिजिकली फॉर्म में किया जाता है, ये जायज है। उसके जायज होने की वजह यह है कि यहाँ पर समन के बदले में समन हो रहा है। ठीक है, ये अलग बात है कि दो करेंसी अगर एक दूसरे से तबादला किया जाता है तो दोनों की जिंसियत के बदलने की वजह से वो ब्याज का मसला उसमें नहीं आता और सेम टू सेम चीज का मसला नहीं आता। लेकिन अगर डॉलर देकर आप रुपया खरीद रहे हैं, रुपया देकर डॉलर खरीद रहे हैं, तो दिखने में तो सादे कागज के टुकड़े होते हैं, लेकिन चूंकि इसके मुकाबले में सोना चांदी, एक मुल्क को पूरा खड़ा हुआ है, मुल्क की इकोनॉमी खड़ी हुई है, तो एक तरीके से इसकी हैसियत है और शरीयत ने उसको हैसियत मान लिया। ठीक है, तो इसकी वजह से करेंसी का कारोबार करना जायज है। कोई आदमी डॉलर खरीद ले, रेट बढ़ जाए उसको बेच दे, इसकी गुंजाइश है, क्योंकि एक चीज को उसने खरीदा समन को समन के बदले में। ठीक है, जिन्स अलग होने की वजह से वो गुंजाइश है उसकी। अब आते हैं क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर ना तो माल होने का कोई मसला है, मैंने आपको शुरू में बताया कि शरीयत उसको बिजनेस मानती है, या तो माल के बदले में माल हो या माल के बदले में समन हो, ये रूल्स है शरीयत का। अब हम आते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर। देखो, क्रिप्टो करेंसी जो है ना, ये बहुत सारी, मैं सिर्फ क्रिप्टो करेंसी का नाम ले रहा हूँ, तो इससे ये कोई मतलब ना निकाले कि बिटकॉइन सही हो गया या दूसरे बहुत सारे नामों से अलग अलग कॉइन चल रहे हैं तो वो सही हो गए। मैं सबकी करेंसी की बात कर रहा हूँ, हर वो करेंसी जो किसी मुल्क की नुमाइंदगी नहीं करती है, हर वो करेंसी की बात इसके अंदर हो रही है। समझने के लिए सिर्फ क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन का नाम ले दिया गया। ठीक है, अब आप देखें, इसके अंदर ना तो माल होने की कोई चीज होती है। माल क्यों नहीं है? क्योंकि इसको शरीयत ने माल नहीं माना, ये सिर्फ नंबर एक गेम है। भाई आपको कोई बोले क्रिप्टो करेंसी क्या है, उसके पीछे कोई चीज है क्या? नहीं है। 5 रुपए का नोट है, उसके पीछे पूरा मुल्क खड़ा हुआ है, मुल्क की इकोनॉमी खड़ी हुई है, मुल्क पूरे एक जिम्मेदारी उसकी लेता है। अगर मान लीजिए किसी के पास 100 रुपए का नोट हो और हमारे जुबैर भाई के पास मैं सामान लेने जाऊं और वो लेने से मना कर दे कि नहीं भाई मैं इसको करेंसी नहीं मानता हूं, मैं क्यों लूं, मुझे तो दूसरी ला के दो, तो मैं उनके ऊपर केस कर सकता हूं, उनके ऊपर केस हो जाएगा जिस भी नोयत से उनके होता हो, क्योंकि इसने मुल्क की करेंसी को इन्होंने नहीं तस्लीम किया। ठीक है, तो ये पूरी एक इकोनॉमी इसके पीछे खड़ी हुई है। लेकिन अगर मैं इनको बिटकॉइन दूं और वो लेने से मना कर दे कि मैं नहीं लेता हूं, मुझे तो पैसा चाहिए, तो कोई केस इनके ऊपर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये ना, इसके पीछे कोई मुल्क खड़ा हुआ नहीं है, कोई भी मुल्क इसको कोई चीज नहीं मानता, ये सिर्फ एक नंबर है और कोई इसकी हैसियत नहीं है इसकी।
तो जब जाहिर सी बात है कि दुनिया उसको माल नहीं मान रही तो शरीयत उसको कैसे माल मान लेगी। ठीक है। दूसरी चीज, इसके अंदर ना तो समन होने की भी हैसियत नहीं है। समन का मतलब कि जो मैंने आपको बताया, तो सोना चांदी को असल शरीयत समन मानती है या उसके मुकाबले में कोई चीज हो, तो क्रिप्टो करेंसी ना तो माल बनने की उसके अंदर सलाहियत है, ना उसके अंदर समन बनने की सलाहियत है। और जो दूसरी करेंसी है उसके पीछे इकोनॉमी होती है, पूरे मुल्क की एक जिम्मेदारी होती है, सब कुछ होता है, वो चीज यहाँ पर नहीं है। कल को अगर कोई आदमी जो क्रिप्टो करेंसी जिसने बनाई है वो ये मना कर दे कि अब से मैं खत्म कर देता हूँ, ठीक है, तो उसी टाइम वो खत्म हो जाएगी। किसी इंसान का करोड़ों रुपया उसमें डूब जाए, वो एफआईआर करने जाए तो उसकी एफआईआर भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाई वो कोई करेंसी तो थी नहीं, ये तो आपस में आप दूसरे जो काम कर रहे थे उन्होंने कर लिया। तो वो जो भी घाटा नुकसान सब पब्लिक का है। इसके अंदर गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। किसी भी कंट्री के अंदर, पूरे यूरोपियन मुल्क के अंदर करेंसी का रिवाज है, क्रिप्टो करेंसी चलती है, लेकिन किसी भी मुल्क ने उसको अभी तक जिम्मेदारी में नहीं लिया, ना ही किसी बैंक ने उसको जिम्मेदारी में लिया है। ये पब्लिक टू पब्लिक सब कुछ हो रहा है। ठीक है। आप इसको समझ लें कि ये जुए की एक अपडेट शक्ल है। जैसे कैसीनो चलता है ना, तो कैसीनो का मालिक जो है वो अलग अलग तरीके से कैसीनो को खिलवाता है, वो सब काम करता है, और वो क्या करता है, वो अपने एतबार से पूरा पैसा कमा लेता है और किसी को नफा हो चाहे नुकसान हो उसको कोई मतलब नहीं। बस सेम बिल्कुल यही चीज है, बस इसको अपडेट शक्ल दे दी गई है। तो इन सब तफसील से आपको एक बात क्लियर हो गई कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर कारोबार करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। और जितने भी बड़े उलमाए किराम दुनिया के हैं, किसी भी कंट्री के आप ले लें, बड़े उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम में सबका फतवा यही है कि क्रिप्टो करेंसी कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ अपडेट शक्ल है जुए सट्टे की। इसलिए इसके अंदर डील करना, कारोबार करना मुतलकन हराम है, क्योंकि ये जुए सट्टा है। और अच्छा, बाज लोग ये कहते हैं कि भाई दुबई के अंदर इससे लेन देन हो रहा है, तो पहली चीज ये कि इसका लेन देन होना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग कर दे रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। और कई लोग ये भी कर बोलते हैं कि बहुत सारे मेरे पास पर्सनल में सवाल आते रहते हैं। अभी इससे पहले एक दो साहब के और आए थे, तो उन्होंने बोला कि दुबई के अंदर कुछ उलमा ने उसकी गुंजाइश दी है। तो उसका जवाब भी है कि भाई कुछ उलमा ने जरूर गुंजाइश दी है, लेकिन पहली बात तो वो उलमा कौन है, क्या है, कोई मारूफ मशहूर नहीं है। ऐसे कोई भी आलिम अगर कोई फतवा दे भी दे तो उसका एतबार नहीं होता। भाई जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मकबूलियत दी हो, इल्म दिया हो और उलमा ने उनके ऊपर एतमाद किया हो, उसकी बात होती है। दूसरी चीज, दुबई वगैरह की कंट्रियों के अंदर जो कुछ उलमा ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में काम करके कुछ भी बोल देते हैं, तो वो भी एक बड़ा मसला है। तीसरी चीज ये है कि हम इंडिया में बैठे हैं और दुबई का फतवा कोई ऑनलाइन बताता है, तो पता नहीं कि दिया भी है कि नहीं दिया फतवा उन्होंने। झूठा फतवा भी कई लोग कर देते हैं। अभी ब्रिटिश की तरफ, यूरोपियन कंट्री के किसी बड़े आलिम का फतवा एक साहब ने मुझे भेजा था कि देखो उन्होंने उसकी जवाज का फतवा दिया है। तो मैंने उनसे भी वही कहा कि भाई पहली बात तो ये कि अथेंटिक है कि नहीं है, पहले ये चीज देखी जाएगी कि उन साहब ने फतवा दिया भी है कि किसी ने बना दिया। दूसरी चीज, अगर दिया भी है तो चूंकि भाई हमारे पास तो दलाइल है, बड़े उलमा मौजूद हैं, दुनिया के जितने मशहूर और मारूफ फाइनेंस में जानने वाले उलमा किराम है, सबका मुत्तफका मसला यही है कि बिटकॉइन बिल्कुल हराम है। तो जाहिर सी बात है कि उनके फतवे का भी एतबार होना नहीं। तो आपस में जो लोग लेन देन कर रहे हैं, गैर मुस्लिम हजरात का तो कोई मसला नहीं, वो उनको आप छोड़ दीजिए। कुछ मुस्लिम हजरात जो कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। बिटकॉइन को लेना ही नहीं है, ना उसके मुकाबले में कोई चीज आपको खरीदना है ना बेचना है। ये काम मुतलकन बिल्कुल क्या है, हराम है। क्योंकि इसके अंदर ना तो माल बनने की सलाहियत है, ना इसके अंदर क्या है कि रुपया पैसा और करेंसी बनने की सलाहियत है। अच्छा, यहाँ पर एक जो लोग हैं वो लोग यूं करके मुगालता देते हैं कि देखो ये तो डिजिटल करेंसी है, जैसे आप फोन पे करते हैं, गूगल पे करते हैं, इसी तरीके से ये भी है। तो उसका जवाब भी यही है कि भाई ये जो गूगल पे या फोन पे, पेटीएम वगैरह हम लोग जो करते हैं, तो इसके पीछे भी गवर्नमेंट है। आप उस करेंसी को बैंक में जाके वो करेंसी ले सकते हो ओरिजिनल, या फिर आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। और दुनिया के मुल्क के किसी भी कोने में चले जाएं आप वहां पर करेंगे तो दुकानदार, चूंकि वो टैक्स वगैरह का जो मसला होता है इसलिए कुछ दुकानदार नहीं लेते हैं, लेकिन उमूमी तौर पे दुकानदार इसको कबूल करते हैं और कोई इसको मना नहीं करता, सब लेते हैं उसको। और इससे आदमी पूरा लेन देन करता है और बैंक उसके पीछे पूरी जिम्मेदारी के साथ खड़ा है, गवर्नमेंट खड़ी हुई है। अगर किसी का फोन पे का पैसा 1,000 रुपए हो, वो किसी तरीके से कोलेप्स हो जाए
तो बैंक उसका जवाबदार है। बैंक अगर तस्लीम नहीं करती है उस चीज को तो गवर्नमेंट उसके जवाबदार है। आपको कानून के एतबार से पूरा पैसा दिलवाया जाएगा। तो ऑनलाइन गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के अंदर जो डिजिटल करेंसी होती है ना, ये सब करेंसी ओरिजिनल करेंसी के फॉर्म में है। भले से वो बस उन्होंने उसको क्या किया, ऑनलाइन कर दिया। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो है वो इस तरीके से नहीं है। अगर कोई आदमी लेने से मना कर दे तो उसका कोई मसला नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं उसकी। अगर कल को क्रिप्टो करेंसी डूब जाए और घाटा हो जाए तो भी आपको गवर्नमेंट वापस नहीं दिलवाएगी। लेकिन ये करेंसी के अंदर ऐसा है, जैसे भी आपने देखा नोटबंदी हुई तो गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि भाई ये अब नोटबंदी हो चुकी है, फलानी तारीख से ये नोट नहीं चलेंगे, आप बदलवा ले। तो गवर्नमेंट ने बकायदा उसको क्या किया, पहले बदलवाया। जिसके पास 1000 थे उसको वापस 1000 दिलवाए दूसरे नोटों की शक्ल में। लेकिन गवर्नमेंट ने पूरी जिम्मेदारी ली उसकी। अच्छा, आज भी जिसके पास अगर पुराना 1000 का नोट हो वो आज भी बदलवा सकता है। ये अलग बात है कि उसके ऊपर पेनाल्टी वगैरह लगेगी, बहुत सारे रूल्स वगैरह हैं। लेकिन चूंकि वो नोट था, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी में था, तो गवर्नमेंट ने उसको नुकसान से बचाया उसको। क्यों? क्योंकि वो एक असल चीज है जिसके मुकाबले में सोना चांदी है। गवर्नमेंट भी जो है ऐसा नहीं कि अंधाधुंध पैसा छाप दे। अगर ऐसा होता तो हर मुल्क छाप सकता था, बहुत पैसे उनके पास तो मशीनें हैं। लेकिन एक तवाजुन के एतबार से, डिमांड सप्लाई के एतबार से सब चीजों का एक सिस्टम चलता है। और ये सब चीजें क्रिप्टो करेंसी में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सिर्फ नंबर ऑफ गेम है, गेम ऑफ नंबर है बस। ये जिस तरीके से जुआ सट्टा होता है, बिल्कुल यही सेम चीजें हैं। इसको आप जुए सट्टे की बिल्कुल अपडेट शक्ल मान सकते हैं। इसके अंदर किसी भी तरीके से कारोबार करना, किसी भी तरीके का लेन देन करना या इसको एक्सचेंज वगैरह करना, ये बिल्कुल मुतलकन जायज नहीं है, हराम है। ठीक है, ये तो हो गया क्रिप्टो करेंसी। और फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेकर भी बहुत लोग सवाल करते हैं, तो उसको भी मैं क्लियर कर दूं। फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होती है वो दो तरीके से होती है, एक होती है ऑनलाइन, एक होती है फिजिकल। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग जायज जो है वो फिजिकल वाली जायज है। जिस तरीके से आप रुपये पैसा देके डॉलर आपने खरीद लिए, ओरिजिनल डॉलर, चाहे वो फिजिकली हो या वो जिस तरीके से गूगल पे, फोन पे अगर इस टाइप का कुछ काम होता उसके बदले में हो, तो वो तो जायज है। और एक फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है एप्लीकेशन के थ्रू, जिसके ना तो कोई ओरिजिनल डॉलर लिया जाता है, ना ओरिजिनल रुपये पैसा होता है। बस खाली वो जिस तरीके से कमोडिटी मार्केट चलता है उस तरीके से वो होता है, उसके पीछे ओरिजिनल डॉलर नहीं होता। तो वो वाली फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो मुतलकन हराम है। और ये बात करने की इसलिए जरूरत पड़ी है कि अभी पिछले 1-2 महीने पहले की बात है, एक साहब ने फतवा भेजा था, तो उसमें ये लिखा था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जायज है। और वो फतवा दिखाकर लोगों को ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग जो कि हराम है वो करवा रहे थे। तो फिर वो जब मालूम किया गया तो पता चला कि वो फतवा तो जो लिया था वो दूसरी करेंसी के नाम से लिया। और जिस मदरसे से फतवा आया था फिर वहां पे तहकीक करवाई, तो उन्होंने भी यही कही कि भाई हमारे सामने सवाल अलग था, इन्होंने जवाब उसको अलग, हमने उसके एतबार से जवाब दिया। और ये लोगों को दूसरे तरीके से बहका रहे हैं कि ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग जो कि हराम है, वो जवाज के फतवे से उसको लोगों को करवा रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं, आपको पहले समझना पड़ेगा। कोई भी नया काम आप करें, आप अपना एक फैमिली मुफ्ती बना लें, उनसे आप मालूमात करें कि भाई ये चीज हम करने जा रहे हैं, ये जायज है या नहीं है। देखिए, वकील आपसे पैसे लेगा, डॉक्टर आपसे पैसे लेगा, सीए आपसे पैसे लेगा। अब पता नहीं जुबेर भाई आपसे लेके नहीं ले, वो तो आप उनसे मालूम करना, उनका सिरा पाया का मसला है। बाकी कोई भी फील्ड में आप जाएंगे तो आपसे पैसे लगेंगे, लेकिन आप अगर ना कोई अच्छा मकामी और फैमिली मुफ्ती आप बनाएंगे तो आपसे पैसे तो लेंगे नहीं। लेकिन चूंकि लेकिन उससे फायदा ये होगा कि आपके दुनिया के मसाइल जो हैं शरीयत के एतबार से वो आपको फ्री में सब चीजें मिल जाएंगी। और आखिरत में अगर वो मुफ्ती साहब नजात याफ्ता हुए, जन्नत में जाने वाले हुए, तो हो सकता है कि आपकी दोस्ती की वजह से अल्लाह ताला ये कहे कि अच्छा, इस नेक बंदे से इनकी दोस्ती थी, इनको भी जन्नत में भेज दिया जाए। तो ये सब फायदे इंशाल्लाह होंगे। तो कोई ना कोई, किसी न किसी को है ना अपना फैमिली मुफ्ती बनाए। और कोई भी नया काम कारोबार की लाइन से या कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं तो उनसे राय मशवरा कर लें, वो आपको शरीयत के पूरे मसाइल बता देंगे। तो ये चंद चीजें थी क्रिप्टो करेंसी के बारे में। पूरे हमारे कैप्सूल एकेडमी की तरफ से यही चीज है कि क्रिप्टो करेंसी में डील करना, कारोबार करना हराम है। चालू थे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बढ़िया आपने इसका एक प्रेजेंटेशन दिया अपने नूर भाई।
आपकी अंदाजे बयां हमेशा, आप जब भी शराब पाया बोलते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि आप सेहत आफ्ताब हैं। इसका मतलब यह हो गया कि बिटकॉइन से शराब पाया भी नहीं खरीद सकते आप। चलो ये हो गया बिल्कुल नहीं खरीद सकते। मजाक के और आपको जॉली में रखने के लिए। अब हम चाहते हैं कि आप बने रहें और टेक्निकल पॉइंट पे हम किसी का क्वेश्चन नहीं लेंगे, क्योंकि आपकी बात के बाद अब टेक्निकल सोचना समझना बेवकूफी है, टाइम का बर्बादी है। सेकेंड, और जो नॉलेज आपको कैप्सूल एकेडमी पे, जो स्पीकर्स आपको कैप्सूल एकेडमी पे मिल रहे हैं, ना उनकी कोई फीस है, ना कोई उसका कोई बिटकॉइन का बदल है या बार्टर का बदल है, कुछ नहीं, बिल्कुल फीस सबिलिल्लाह का काम है, फ्री में इल्म मिल रहा है। हमारे मुफ्ती इकराम आप हैं, मुफ्ती सबील साहब हैं, इन सब लोग भी आपको फ्री में ही हर एडवाइस दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हम लोगों को इल्म से नवाजा है, आपकी तरफ से कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। आप अपने तरफ से आज के मौजू पे मुफ्ती नूर साहब से सवाल पूछें। चलिए बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी हजरत। मुफ्ती साहब, वो जैसे आपने दिखाया कि सिर्फ अभी क्रिप्टो करेंसी नाम लिया जा रहा है, मगर इसी तरीके जो भी करेंसी मतलब में रहते हैं, तो ये उन सभी के बारे में बात है। हाँ, ये मतलब मुल्कों की जो करेंसी ना उसको छोड़कर। उसको छोड़ के ये जैसे अभी जो कुछ भी नए नए निकल रहे हैं कॉइन्स वगैरह, तो ऐसे ही हाँ मुझे पूछने की जरूरत इसलिए है कि एक बंदा है जिसे मैं जवाब सही से नहीं दे पा रहा हूँ कि वो नया उन्होंने एक करेंसी ये कॉइन निकाला है, और जब मैंने उनको बताया कि भाई ये तो जायज़ नहीं है ये, क्योंकि एक तो फिजिकल फॉर्म में भी नहीं है और इससे हम कोई चीज़ खरीद भी नहीं सकते, तो ये करेंसी भी नहीं कहलाएगी। तो उनका कहना ये था कि भाई आज ये करेंसी नहीं है, मगर आज आप ये खरीद के रखे और आगे चल के जो है तो इसको करेंसी की शक्ल मतलब मिल सकती है, इससे आप खरीदी भी कर सकते हैं। मतलब हमारे प्रॉपर उनके स्टोर्स रहेंगे वहां पे, मतलब हर जगह नहीं, वहां पे आप इसे शॉपिंग वगैरह या कुछ भी चीज खरीद सकते हैं। तो मैं उनको सही से नहीं दे पा रहा हूँ। हाँ जी, आपका कहने का मतलब ये है कि वो भी मान रहे हैं कि अभी तो वो सही नहीं है, लेकिन आगे चलकर वो करेंसी का दर्जा उसको मिल जाएगा तो फिर हमें फायदा हो जाएगा। मतलब क्योंकि उस जी टाइम तो रेट इतने नहीं बढ़ेंगे जितना अभी बढ़ रहा है। मतलब रैली बुल रन अभी है, उस टाइम हो सकता है जिस तरीके से अभी हमारी भैंस पानी में है तो वो भी जी पानी में चली जाए। तो बहरहाल जी उनको ये कहिए कि हजरत अभी जो नाजायज है ना तो वो नाजायज रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप अभी शराब खरीद के रख लें फिर बाद में कभी जायज होगी तो हम वो कर लें, इस तरीके से काम नहीं होता। अभी आप लेंगे तो नाजायज है तो नाजायज ही का हुक्म लगेगा, जब वो जायज होगी जबकि जब देखी जाएगी। अभी बिल्कुल जी नाजायज काम आप नहीं कर सकते। किसी भी नाजायज चीज को आगे फ्यूचर के एतबार से कि भाई जायज हो सकती है रखेंगे, इसकी कतन भी गुंजाइश नहीं है। जी बिल्कुल उनको मना करते हैं, उनसे कहें कि भाई जब जायज होगी, जब फतवा आ जाएगा, कोई मुल्क उसकी जिम्मेदारी ले लेगा, किसी मुल्क की वो करेंसी बन जाएगी तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं हजरत, बिल्कुल आप बेफिक्र रहे। जी जज़ाकल्लाह। और दूसरी मैं सर आपको और एक बात एक मिनट तौफीक भाई, एक बात मैं आपको और बता दूं हजरत, ये क्रिप्टो करेंसी जो है ना ये जी सिर्फ मालदारों के चोचले हैं पैसे कमाने के, ये समझ लो। और इसके अंदर ना टोटल ब्लैक मनी जिसको कहा जाता है ना वो चल रही है। आम पब्लिक का पैसा इसमें बहुत कम है, क्योंकि क्या जी होता है कि इसको गवर्नमेंट ट्रैक नहीं कर पा रही, कई मुल्कों की कोशिश में है हम्म। वो लोग, क्योंकि एक एप्लीकेशन की तरीके से तो वो नहीं हो पाता। कब ये डूब जाए कुछ हो जाए कोई भरोसा नहीं। नहीं, असल मसला ये है कि वो मैं समझ रहा हूँ नाजायज है, मगर मैं आधा घंटा उनसे आर्गुमेंट किया, मगर मैं उनको समझा नहीं पा रहा था कि भाई ये जायज नहीं, वो उनकी तरीके से चल रहे थे। नहीं, उनको आप है ना पहले मैंने आपको शुरू में जो अपनी बात शुरू करी तो मैंने सबसे ये कहा कि देखो हम मुस्लिम हैं, हमें इस्लाम के जो बिजनेस के रूल्स है उसको फॉलो करना है। दूसरे क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं। तो आप उनको इस तरीके से समझाएंगे ना तो बात समझ में आ जाएगी। क्या है कि जब तक एक चीज को आदमी अपना नुक्ता ना बना ले कि हाँ इस पर हम बात करेंगे, तब तक बात क्लियर नहीं होती। वरना वो आदमी कहता है दुनिया वाले कर रहे हैं, तो दुनिया वाले तो बहुत कुछ कर रहे हैं नहीं, हमारे लिए एक्चुअल में दुनिया वाले। तो हम्म वो मिसाल ऐसे देते हैं कि फला आलिम साहब, फला मुफ्ती साहब, फला मतलब उलमा के नाम भी दिखाते हैं, जो हम लोग जिनको जानते हैं वैसे उलमा के, वो भी तो ये चीज कर रहे हैं। मैं बोला यार वो कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि जायज नाजायज जायज हो किसका जाएगा। नाम लिया किसका नाम लिया उन्होंने बड़े उलमा में से, बताइए। नहीं, बड़े नहीं, बड़े नहीं, मतलब हम जिन्हें जानते हैं जो हमारे एरिया के हैं, तो ऐसे कि वो फला भी है वो फला है।
और बोला यार कोई भी हो, अगर वो आलिम हो मुफ्ती हो, अगर वो कर भी रहे हैं तो जायज नाजायज है, तो जायज तो नहीं हो जाएगा उनसे करना। उनसे ये कहिए कि भाई हम कुरान हदीस को फॉलो करते हैं, उलमा को नहीं। किसी आलिम के गलत काम करने से वो काम जायज नहीं हो जाता। जी जज़ाकल्लाह। जी बिल्कुल सही चलिए नेक्स्ट फरमाया। क्वेश्चन लेते हैं मुफ्ती साहब। इमरान पाशा, आपको सवाल पूछना है तो म्यूट से अनम्यूट कर लो। और जिनके भी माइक माइक हैं, ऑन किया आवाज जब सेशन में आई है, एडमिन हजरात माइक को म्यूट कर देंगे। तो आपको अगर सवाल पूछना है तो हैंड रेज करें, दोबारा हम लोग अनम्यूट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन किसका है? मेरे ख्याल से तो मुफ्ती साहब ने कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन फिर वो सवाल ही रुक नहीं गए थे बताया। वो जी मुफ्ती बात साहब हो रही बोलिए। जी मुफ्ती साहब, आप कुछ कह रहे थे आप? अस्सलाम वालेकुम। जी दाऊद जी आलम, सवाल जोर से पूछिए। हजरत एक है ना फतवा जो है ना वो बहुत ज्यादा मौलाना लोग इसमें कह रहे हैं कि ये जायज है, तो वो फतवा मैंने अभी अभी ग्रुप पे भेजा है, एक बार बता देंगे? आपने ग्रुप में डाला है? जस्ट डाला है, शायद आप इसी फतवे की बात कर रहे थे शायद, पहले एक बार देख लेंगे। एक मिनट, हाँ ये शायद वही फतवा, ठीक है ये वही फतवा है। ना इसमें कई मौलाना लोग कह रहे हैं कि ये जायज है और इस पे बहसबाजी भी कर रहे हैं, तो इसलिए आपसे मालूम करना चाह रहा था कि रोबोट से भी ये लोग काम करवा रहे हैं और खुद से भी कर रहे हैं, ये जिन्होंने तो ऐसे में क्या जिन साहब ने फतवा लिया था ना, उनके करीबी आदमी से बातचीत हुई थी, वो उनको भी बेला फुसला रहे थे और इस तरीके से जी पूरा जी काम हो रहा था। तो ये दारुल वक्फ का फतवा है। अच्छा उन हजरात से भी बातचीत हुई है तो उन्होंने जी कहा कि जायज नहीं है। असल में इन्होंने जो जवाब दिया है ना, वो किया है करेंसी के बदले में करेंसी जी है। जी ये करेंसी के बदले में करेंसी का मसला है। नीचे जवाब जो लिखा है ना वो, तो इस तरीके से मुगालता दिया जा रहा है वो, और कुछ नहीं है। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। जवाब दिया है ना, वो फिजिकल करेंसी का जवाब दिया है। आप इसके जवाब पर देखें कि भाई करेंसी की खरीद को ज्यादा छूट भेजा जाए, बशर्ते कि उस खरीदो फरोख्त में दोनों करेंसी का लेन देन हाथ दर हाथ हो, उधार ना हो, जानिबैन से मुख्तलिफ करेंसी को तबादला हो एक ही करेंसी की। तो जो भी साहब ये फतवा फैला रहे हैं उनसे कहें कि भाई आप है ना इसका जवाब अच्छे से पढ़ें। और ये जो है ना, जो हजरात कर रहे हैं ना, वो क्या करते हैं, ऑनलाइन करेंसी की बात कर रहे हैं जिसको एप्लीकेशन के थ्रू किया जा सकता है बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये बिटकॉइन थोड़े कंट्रीज में गवर्नमेंट की तरफ से भी वो लोग अलाउ कर रहे हैं, जैसे यूएस हो गया या फिर थोड़े यूरोपियन कंट्रीज हो गए या दुबई ले लीजिए। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑथराइजेशन दे रही है ना। हजरत दुबई के अंदर भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है ये। असल में क्या है, दुबई जो है ना, इस टाइम उनको कहिए कि दुबई की जो हुकूमत है वो पैसों की भूखी है। वो सिर्फ ये कह रही है कि भाई किसी भी तरीके से पैसा लेकर लोग आ जाएं, कहीं से डाका डाल के आए, अपना चोरी करके आए, लूट मार करके आए, उनको उससे कोई मतलब नहीं रह गया। तो दुबई की गवर्नमेंट ने भी बस इसलिए कि क्रिप्टो वाले हमारे आ जाएं, क्योंकि क्या होता है कि जिनके पास बहुत ज्यादा 2 नंबर का पैसा ब्लैक मनी है ना, वो क्रिप्टो में कन्वर्ट करके दूसरी जगहों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट पैसा अगर वो भेजेंगे तो दिक्कत आएगी, है ना। इसको हवाले का भी बहुत बड़ा जरिया बना लिया लोगों ने। भाई यहाँ से इंडिया से बैठे बैठे क्रिप्टो खरीदा, दुबई में जाके उसको कैश करवा के जमीन खरीद ली। तो ये सब चीजें हो रही हैं। गवर्नमेंट ने, दुबई की गवर्नमेंट ने भी अभी तक इसको, जिस तरीके से रियाल वहां पर जो भी करेंसी चलती हो उसकी जो जिम्मेदारी है उनके ऊपर, वैसी क्रिप्टो की जिम्मेदारी दुबई की गवर्नमेंट ने भी नहीं ली है। और किसी भी यूरोपियन कंट्री ने अभी तक, जिस तरीके से उनकी मुल्क की करेंसी होती है, उस तरीके की जिम्मेदारी किसी भी एक कंट्री ने नहीं ली है। इसको आप थोड़ा सा अपडेट कर लें।
मुफ्ती साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसा लगता है हजरत दुबई की तरह रुमाल बांध के आप आए हैं, वहीं से बोल रहे हैं क्या हजरत? नहीं नहीं, मैं आपसे बात किया हूँ, मैं सऊदी में हूँ। ये जो अफवाहें हैं वो मतलब जो इजाजत इस तरह देते हैं कि इसमें मेरा कोई दखल नहीं, अगर आपका कोई नुकसान होगा तो आप उसके जिम्मेदार हैं, मेरा इसमें कोई दखल नहीं है, यहाँ तक इजाजत है बस। मैं वही कह रहा हूँ अस्सलाम कि वालेकुम। वो लोग उन्होंने सिर्फ ये कर दिया भाई तुम्हें जो करना है करो। अब भाई देखो, जैसे यहाँ पर एक आदमी, वो अगर मान लीजिए कि वो ये कहे कि भाई मैं एक तुम्हें झाड़ू का तिनका दे रहा हूँ, तुम उसके बदले में मुझे अपनी है ना स्कॉर्पियो दे दो, मुझे अपनी कार दे दो, वो मान जाए, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी उसमें? भाई तुम्हारी मर्जी, आपस में जो करना है करो। ऐसा और मसला मुफ्ती है। साहब यहाँ भी अकाउंट भी सीज हो जाते हैं, अकाउंट सीज, वो लोग जो स्कैमर है ना, वो लोग उनके अकाउंट में डालेंगे यहाँ तो अकाउंट सीज हो जाते हैं यहाँ, वो जो ब्लैक मनी डाल देते हैं वो अकाउंट सीज भी हो जाते हैं। हाँ, बहुत सारे मसले हैं। कोई भी गवर्नमेंट उसको अपनी करेंसी की तरह नहीं तस्लीम करती। ये नहीं सब तो फिर अफवाहें। अगर मुफ्ती साहब अगर कर जी लेगी तो फिर मेन जो करेंसी है तो उनका मसला खड़ा हो जाएगा ना, करना कभी फ्यूचर में उम्मीद है कि करेगी, फिर उनकी जो मेन करेंसी उसका मामला फंस जाएगा ना। बिल्कुल, वो बहुत सारे उनके सामने भी मसाइल हैं। वो बिल्कुल ये भाई माजी करीब में तो बिल्कुल नहीं लगता। आगे चलकर कोई ऐसी नई शक्ल आ जाए, कोई कंट्री उसको अडॉप्ट कर ले तो अलग बात है, वरना अभी की कंडीशन में किसी भी हाल में कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ अमीरों के चोचले हैं, गरीबों को लूटने के, और कुछ नहीं है। मुफ्ती साहब मेरा एक ये सवाल है, हम वो डॉलर खरीद कर वो गोल्ड खरीद सकते हैं? डॉलर खरीद के गोल्ड खरीद सकते हैं? तो आप मतलब कान को उल्टा हाथ घुमा के क्यों पकड़ना चाह रहे हैं? रुपए से भी खरीद सकते हैं आप। नहीं डॉलर मतलब खरीद अगर हम, सकते हैं, अगर समझ में नहीं आया। नहीं, ये जो जैसे ये सिल्वर का है या गोल्ड जो जैसे बिकता है, ये जो इक्विटी में। इक्विटी में मतलब ये ऑनलाइन जो गोल्ड बिकता है वो? जी जी जी। नहीं नहीं, नोट अलाउड। वो होता ही वालेकुम। नहीं। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब एक आजकल चल रहा है टेजर एनएफटी, जिसमें मेरा एक मिलने वाला है, उसने राब्ता किया था अभी कुछ दिन पहले, तो वो इस तरह से बता रहा था कि इसमें आपको 15,000 या 10,000 रुपये कुछ इस तरह से इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, और इसमें कुछ डॉलर के हिसाब से आपको मिलते हैं, और उसकी मतलब वो कोई पेंटिंग वगैरह बनाते हैं, उसमें बेचते हैं, उससे फिर आपकी अर्निंग होती है, फिर अपने नीचे आपको जोड़ना पड़ता है। तो ये भी इसी शक्ल में है या अलग है कुछ? नहीं, ये बिटकॉइन में नहीं, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। ये जोड़ना जुड़ाना वाला काम होता है ना, ये जमात वालों में सही है, जमात वाले। बाकी ये जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो सपने दिखाते ना कि अभी आपके जी। पास मर्सिडीज होगी, अभी आपके पास दुबई में फ्लैट होंगे, पता नहीं क्या क्या, वो सब नेटवर्क मार्केटिंग है, वो जायज नहीं है, वो सब फ्रॉड होता है हजरत। अभी तौरुस वाला भागा मुंबई से, देखो, करोड़ों रुपए लेके। जी ये भी जी उसी जी। की अस्सलाम छपाई। वालेकुम। वालेकुम मुफ्ती साहब, अस्सलाम। ये अभी जो साहब बता रहे थे ना, ये एनएफटी, तो इससे ही मैं थोड़ा इसमें एक इजाफा करके बताता हूँ कि इसमें